मुसलमानों ने घुटने टेक दिए और इन मौलानाओं ने और हमारे जो सोकोल्ड रहनुमा हैं, जो परंपरागत नेतृत्व है बाप दादा लकड़दादा वाला ख़ानदानी, इन लोगों ने घुटने क्या सर भी टेक दिए। इन लोगों को बस सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं मोदी जी, खाली हम वक्फ वाला जो कब्जा किए हैं वो छोड़ दीजिए, सब मस्जिद तोड़ दीजिए, मदरसा तोड़ दीजिए, बुलडोज़र सबके घर पे चला दीजिए, 20 करोड़ का मकान हो बुलडोज़र चला दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, बस वक्फ वाला काम छोड़ दीजिए। QR कोड हम चला चुके हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, और लगभग 4 करोड़ मुसलमान बेवकूफ़ साइन भी कर चुका है और मुसलमानों को कह दिया तुम्हारी मस्जिदें नहीं बचेंगी, तुम्हारे मदरसे नहीं बचेंगे। अबे मस्जिद तो बची, अभी तो बिल आया ही नहीं, और यहाँ तो मस्जिद का लाइन लगा दिया। पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में एक भी ऐसी जगह बची ही नहीं है जहां मस्जिदों पर भगवाधारियों का कब्जा नहीं हो रहा। कोई पुलिस प्रशासन और कानून नहीं। कुछ नादान हमें भाजपा का एजेंट भी कह रहे हैं, अगर मैं एजेंट होता ना तो इनकी एजेंटी निकलवा देता, मैं कसम खुदा की। मगर मसला ये है कि मैं एजेंट बन नहीं पा रहा हूँ, वरना इनकी एजेंटी तो कब की हम 2-4 बार छापा हमीद डलवा देते जाके। हमें तो सब पता है कहाँ पर क्या। इस्लाम क़यामत तक खतरे में नहीं जाएगा, लेकिन ये डाल दे खतरे में मुसलमान जाएगा, न इस्लाम जाएगा न कुरान जाएगा, ये तो क़यामत के आखिरी सुबह तक रहेगा। पिछले 4 सालों से तमाम युवा, मुस्लिम युवा जेल में बंद, उनकी बेल नहीं हो रही है, इसका कोई आवाज नहीं उठा रहा। देखिए कौन आवाज उठाएगा? मैं तो सिलेंडर कहीं आवाज उठाता है, वो तो अपनी संपत्ति बचाने में लगा, वो वक्त पे भी कोई ना बोलता। लेकिन मसला ये है कि वो वक्त की संपत्ति इन्हीं के पास है, खतरे में तो ये है, खतरे में दीन नहीं है। उनकी आवाज कौन उठाएगा फिर? कोई नहीं उठाएगा मुसलमान की आवाज को। अभी हमें घिसट के पुलिस ले जाए, कौन उठाने वाला आवाज? कोई है? आपको नजर आ रहा क्या? कौन है? कहाँ पर है? कोई ये लड़ाई जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, वो उमर खालिद के फादर, पता है ना आपको? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितनी बड़ी तंजीम है। 6 करोड़ इन्होंने साइन करवा लिया अपने आह्वान पर, 72 लाख रुपया खर्च करके, मामूली बात नहीं है। 6 करोड़ साइन करा लिया, तो उमर खालिद उन्हीं के बेटा हैं। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज़ उठाई क्या? नहीं उठाई। वाला कन्फ्यूज़न देखो आप, उनके फादर प्रवक्ता हैं और वो संगठन भी बोलने को तैयार नहीं। वो भी सिर्फ इसी पर बोलेगा इस्लाम खतरे में है और कुरान खतरे में। ये कुरान को भी खतरे में डालते हैं, जो कुरान क़यामत तक खतरे में नहीं जा सकता, लेकिन ये डाल देते हैं। इस्लाम क़यामत तक खतरे में नहीं जाएगा, लेकिन ये डाल दे अबे खतरे में मुसलमान जाएगा, न इस्लाम जाएगा न कुरान जाएगा, ये तो क़यामत के आखिरी सुबह तक रहेगा। खतरे में हम जा सकते हैं, हमारी बात नहीं करते। खतरे में सड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। तारीख शाहिद है कि मुल्क में, मैंने कहा ये डीलर है तो डील करते हैं। डील किस चीज़ पर करेंगे? डील करेंगे कि भैया वक्त पर जो हम कब्ज़ा किए हुए उसको छोड़ दीजिए, कोई बिल में ऐसा शब्द डाल दीजिए कि जो अप टू नाउ मैंने कब्जा हो चुका है उसको छोड़कर, देखिए लोग सरेंडर हो जाएंगे। बाकी सब शर्त मान लेंगे, खाली इतना बोल दे कि अब तक जितने कब्जे कर लिए हो उसको छोड़कर कानून बनेगा, तो ये मान जाएंगे। इनको हमारी चिंता नहीं है, इनको गरीबों की फ़िक्र नहीं है, इनको मस्जिद मदरसों की फ़िक्र नहीं है, इनको अपनी फ़िक्र है कि भैया मेरा जो मामला है, मेरी जो संपत्ति है वो कहीं निकल न जाए। इसलिए वो हो भेड़िया आया, फिर मोदी आया, कानून लेकर आया, दौड़ो मुसलमानों, ये कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखकर बड़ी खुशी हो रही है, मुझे लग रहा बदलाव आएगा। 25 करोड़ मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान ये बोल रहे हैं, हालांकि 25 करोड़ है नहीं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक 14%, 140 करोड़ का भी 14% निकालेंगे तो वो 20 के अंदर ही अटक रहा। लेकिन ये 25 करोड़ हल्ला कर रहे हैं आरएसएस के कहने पर। 25 करोड़, आरएसएस तो 40 करोड़ 50 करोड़ बोलती है, पता है कि नहीं आपको? 40-50 करोड़ वो तो बोलती है 2047 में पूरा 70% मुसलमान ही हो जाएगा। वो तो हैक किया जा रहा है ना, उसी के पीछे ये भी जा रहे हैं 25-30 करोड़। लेकिन चलो तुम्हारी बात 25 करोड़ में 5 करोड़ लोगों ने अब तक QR कोड इनका खोलकर देखा है, क्लिक किया है। QR कोड क्लिक करो और वक्फ बिल को रोक दो। हाँ, जो क्लिक करोगे वक्त भी रुक जाएगा। हाँ बाबा देख रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन और देख लेते हैं, घबरा क्यों रहे? हो गया। मैंने तो कह दिया पहले ही कि क़यामत के आखिरी सुबह तक नहीं रुकने का तरीका है बात करना। बात ये करते नहीं सामूहिक, चूँकि बात क्या करेंगे, खुद फंसे फंसाए बेचारे हैं।
तो वो रुकने वाला कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में वो सब कुछ चलता रहेगा जब तक सर जोड़ के ये बैठेंगे नहीं। ये अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना अपना बजट 72 लाख रुपया यानी 1 करोड़ रुपया समथिंग इमारत शरिया ने इस प्रचार प्रसार में बर्बाद कर दिया। ठीक है, अभी हमारे यहाँ रैली थी, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ रैली। ठीक है, चलिए हम लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं। कुछ लोग अभी हमें पागल दीवाना भी कह रहे हैं, कुछ नादान हमें भाजपा का एजेंट भी कह रहे हैं। अगर मैं एजेंट होता ना तो इनकी एजेंटी निकलवा देता, मैं कसम खुदा की। मगर मसला ये है कि मैं एजेंट बन नहीं पा रहा हूँ, वरना इनकी एजेंटी तो कब की हम 2-4 बार छापा हमीद डलवा देते जाके। हमें तो सब पता है कहाँ पर क्या, लेकिन बहरहाल जाने दीजिए। लेकिन पब्लिक इस बार 75% मुसलमानों ने इन्हें नकारा है, नेगलेक्ट किया है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि बदलाव निश्चित है। अब की पीढ़ी जो है वो शायद हमारी बात सुन रही है और हम जैसे लोगों की बात सुन रही है। और आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोलने की मुसलमानों में हिम्मत नहीं थी, लेकिन पिछले 2-4 महीने से आप देख रहे होंगे कई मुस्लिम चेहरे सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस की पॉलिसियों पर ज़बरदस्त आक्रमण कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो मैं इसको लेकर संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से कि भाई एक तो इनका QR कोड फेल हो गया, 25% मुसलमानों ने भी इनका साथ नहीं दिया, जबकि सारी तंजीमें एक होकर इसमें लगी हुई थी, फिर भी नहीं हो पाया। और दूसरे मैं संतुष्ट हूँ कि जो बात मैं बोल रहा हूँ लगातार, अब उन बातों को लगातार कई लोग बोल रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता हूँ और मैं मुसलमानों को लगातार समझाने की कोशिश करता ही रहूँगा अंत तक। इस पर बहुत पहले से काम हो रहा है। यानी ये डिटेंशन सेंटर जैसे अभी 28 लोगों का जो मामला आया है, इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर तो बहुत पहले से लगे हुए हैं और लोग भी वहां पर डिटेंशन सेंटर में यानी उनको रखा गया है। तो इस पर काम पहले भी हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मालूम है और ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो जमात भी इस पर काम कर रही है, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है, इंजीनियर साहब ने भी कहा कि दूसरे जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें जो हो रहा है वो हमारे सामने है। इसी तरह से आसाम का जो मामला है वो दिन जैसे गुजरते जा रहे हैं ऐसे और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे ये कहा गया कि यानी आसाम का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यानी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो देश के जो लोकतांत्रिक देश है, बिन सांप्रदायिक देश है, वहाँ का कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर ये बात करता है तो इससे ज्यादा चिंताजनक क्या बात हो सकती है। वो आगे बढ़कर उन लोगों को करना चाहिए कि जो कुछ भी यानी हमारी बिन सांप्रदायिकता देश की है या लोकतांत्रिक देश का है, इसको पहले खत्म करे, इसके बाद उनको जो करना है वो करे। लेकिन वहां बैठकर ये कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि न कोटे संज्ञान ले रही हैं, न गवर्नमेंट यानी ऊपर की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये एक यानी बिल्कुल वेल प्लान्ड सारी चीजें हो रही हैं। इसका एक हिस्सा आसाम है और आसाम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये डिटेंशन आसाम में जो आज 28 का हुआ है वो तो ऐसे नामों के साथ डिक्लेयर हो गया, नहीं तो वहाँ ये नई बात नहीं है, वो मुसलसल हो ही रहा है वहाँ पर और उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। ये आसाम से रिलेटेड, आप आसाम जाकर आए, वहाँ पर कितने डिटेंशन सेंटर है और कितने लोग डिटेन किए गए, आपका कुछ फिगर है आपके पास, बता सकते हैं? और कब से है वहाँ पर लोग जो है ना, कब से डिटेन किए गए जा रहे हैं? अभी तो ये बता सकते हैं, आप दौरा करके आए जब? उसकी पूरी डिटेल्स भी है, अभी एग्जैक्ट में यानी आपको नहीं बता सकता हूँ। तो रफली डिटेंशन सेंटर जो है इसमें 450 से ज्यादा लोग डिटेन किए गए हैं, रखे गए हैं। इसमें मुसलमानों के अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि फकत मुसलमान है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है और ये 28 लोगों का जो है वो यानी बहुत डिक्लेयर हो गया, नामों के साथ आ गया और वो सारी चीजें आई गई, तो एकदम यानी ये होता रहा है। फिर ये अचानक जब सामने आया तो ये एक इश्यू हो गया। तो ये डिटेंशन सेंटर पर वहाँ है ही और इस पर यानी ये लोगों को डिटेन कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह के यानी मूड में वहाँ की गवर्नमेंट भी है, या तो वहाँ की ट्रिब्यूनल जो है, वो जो ट्रिब्यूनल जो काम कर रही है वो इस पर बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। देखिए इसमें एक बात और है जो
आपने भी कही है, उसको मैं थोड़ा और एलोबरेट कर दूं कि इस वक्त जो 28 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तो ये कि डिसीजन इनकी एब्सेंस में दिया गया है। इनको पता भी नहीं है कि इनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है। ये तो इनके नाम तो मौजूद हैं सब जगह, लेकिन इसके बावजूद न उनको मालूम है, न इनको इतना मौका है कि वो कोर्ट में जाके अपनी गुजारिश कर सकें, और न उनके पास रिसोर्सेज हैं। वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे। तो आप बताइए कि ये तो बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है कि किसी के खिलाफ इतना बड़ा आपने एक फैसला दे दिया और उनको न मालूम है, न उनको नोटिस दिया गया है, न कुछ और है, न उनको अदालत में जाने का मौका है, और उनकी गैर हाजिरी में उनको सुने बगैर आपने एक फैसला दे दिया। जी सर, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच दे रहे हैं, तो उनको देखते हुए जिस प्रकार से बाकी लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, तो क्या वहाँ पर जो गए हैं लोग, क्या वो लोग वहाँ सुरक्षित हैं या फिर क्या उसकी स्थिति है? ये मेरा सवाल। नहीं, देखिए, वो डिटेल तो हम वहाँ के जो लोकल हमारे सिविल राइट वर्कर्स हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं, और वो बराबर जो कुछ भी वहाँ लीगल कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी तो डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया है, और वहाँ की जो स्थितियाँ आप जानते हैं जेल में कैसे रखा जाता है, और ये तो जेल से भी बदतर हालात है। जेल में तो एक रूल होता है, जेल में तो एक आपका कुछ कायदे कानून होते हैं, इतनी सुविधाएं दी जाती है। डिटेंशन सेंटर में तो वो किसी चीज़ के पाबंद नहीं है, तो वो बड़ी ख़राब सूरत हाल है यकीनन। सलीम साहब, यस, वक्फ के ताल्लुक से हो सकता है हुकूमत की नीयत पे हम लोग शक कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है वो वक्फ के पास है। इसके बावजूद मुसलमानों की हालत बेहतर नहीं हो सकी अब तक। तो क्या जो मुसलमान वक्फ की जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जो भी वक्फ की जायदादों का गलत इस्तेमाल करे या उसको वक्फ की जो मंशा है उसके खिलाफ इस्तेमाल करे, उसमें खुर्द-बुर्द करे, वो अपराधी हैं कानून के मुताबिक। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मुसलमान हो या सरकार हो। बहुत सी ज़मीनों पर सरकार ने कब्जे किए हुए हैं। हमारे दिल्ली का एक बड़ा हिस्से में सरकारी ऑफिस वक्फ की ज़मीनों पे बने हुए हैं, और बड़ी तादाद में तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात सही है कि मुसलमानों का ये इदारा है, मुसलमानों को मैनेज करने में और इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जो कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से मुसलमानों का ये हक जो संविधान ने दिया है अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का, वो हक छीनना चाहती है एक तरह से। तो हम ये समझते हैं कि ये जो वक्त में अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है ये संविधान के भी खिलाफ है, माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट करता है और मुसलमानों को कमज़ोर करता है। हुकूमत को तो चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें करे जिससे ये और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो और ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, लेकिन जो कुछ है उसको भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम डिटेल में बताएंगे कमेटी के सामने। हमारी टीम ने पूरी तैयारी की है, और हमारी टीम ने पूरे 44 जो अमेंडमेंट हैं उन 44 अमेंडमेंट्स में एक पर हमारा कमेंट है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। तो वो पूरा हम प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, और मिलकर आने के बाद हम मीडिया को भी डिटेल में बताएंगे। कितना बड़ा नंबर हो सकता है दिल्ली में जो आप कह रहे हो सरकारी कब्जे हैं?